हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल साहित्य गंगा हिंदी पर। आज हम यूपीटीजीटी या फिर जेडीसी और जीआईसी के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसी के श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष काव्य शास्त्र से संबंधित 50+ क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज लेकर के उपस्थित हूँ। आइए टेस्ट सीरीज लगाते हैं और देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके इस काव्य शास्त्र के टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन सही हुआ। आज पहला भाग अपलोड करूंगी और बाकी 50+ क्वेश्चंस फिर कल हम इसके दूसरे भाग में देखेंगे। तो अभी आज ये भाग पहला है, तो आप भाग 1 को आज देखिए और बताइएगा कि आपके इसमें कितने सही हो रहे हैं। और प्लीज़ नए हैं तो हमारे चैनल साहित्य गंगा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी करिए और फिर पसंद आए वीडियो अंत तक देखें और फिर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं। अभी पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है। तो पहले क्वेश्चन अलंकार से ही शुरुआत हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन में अलंकार पूछा गया, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, उपमा अलंकार। आप मुझे ज़रूर कमेंट कर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिससे कि मुझे आइडिया लगे कि हाँ, पढ़ने वाले बच्चे निश्चित रूप से वीडियो देख रहे हैं और फिर उनको अपने चीज़ों को जानने के प्रति जागरूकता है। दूसरा क्वेश्चन है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ भाता मुझे सो नौमित्र सा है। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो आप बताइए, इसमें गणना करिए कौन सा छंद है। आंसर बनेगा आपका बी, इंद्र ब्रजा। इंद्र ब्रजा की परिभाषा क्या होता है आप जानते हैं। इंद्र ब्रजा की परिभाषा होता है तगड़, तगड़ और जगड़ और प्लस 2 गुरु। तो आप काउंट करेंगे तो आपके इसमें कितने संख्या हो रहे हैं। इसमें तगड़ में 3, फिर 3, फिर 3, 3, 3, 6, 3, 9 और 2 11। यानी कि इंद्र ब्रजा में आपके मात्राओं की संख्या कहें तो कितनी हुई 11। और आप इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं तगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु को कि टीटी जा 2 गुरु ला। यानी कि आप ये टिक बना सकते हैं, अपने आप से भी बना सकते हैं, जैसे टी से तगड़, फिर टी से तगड़, जा से जगड़ और 2 गुरु। तो ये आपके इंद्र ब्रजा का टिक है। ऐसे ही उपेंद्र ब्रजा का आप याद कर सकते हैं। हमने बनाया है जा तू जा उपेंद्र। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें छंद का नाम भी आ गया है। तो पहला है जा से जगड़, त से तू, मतलब जा तू जा। मैं ये सेंटेंस बनाई हूँ कि जा तू जा उपेंद्र। तो जा से जगड़, त से तगड़ और फिर ज से जगड़ और फिर आपके ये हो गया उपेंद्र। तो ये आपका क्या हुआ, उपेंद्र ब्रजा का हुआ। और अभी इसमें जो आपका सही आंसर बनेगा वो है आपका बी। चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सियमुख समता किमि करे चंद बापुरो रंक में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है। सियमुख समता किमि करे चंद बापुरो रंक। आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो 3rd नंबर का जो आंसर होगा इसमें आपका आंसर बनेगा प्रतीप अलंकार। और प्रतीप अलंकार कहाँ होता है, जब उपमा का विपरीत अलंकार पूछ लिया जाए। उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार कौन सा होता है, तो वहाँ पे आपका प्रतीप हो जाएगा। और प्रतीप का परिभाषा जानते ही हैं कि उपमा में जब उपमेय और उपमान का कंपेयर किया जाता है तो उपमा अलंकार होता है। लेकिन जब आप प्रतीप में आएंगे तो फिर उपमान को ही उपमेय बना दिया जाएगा। अर्थात उपमान के कहें तो उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान बना दिया जाए, मतलब कि उपमा के विपरीत। आंसर बन जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग
में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो आंसर 4 का ए उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार में जानते ही हैं कुछ शब्द ऐसे हैं जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे ज्यों त्यों, जनु जानो, मनु मानो, ये सभी किसके अलंकार हैं? ये सभी आपके उत्प्रेक्षा के ही शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा बी आनंद वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस सिद्धांत के रचयिता का नाम है। तो रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर बनेगा आपका सी डॉक्टर नागेंद्र। इसमें सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है केशव किस सिद्धांत के पोषक थे और किस वर्ग में आते हैं? तो आप बताएं केशव किस सिद्धांत के पोषक थे? तो केशव दास जानते हैं वो अलंकारवादी रहे हैं और अलंकार सिद्धांत पोषक के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर बन जाएगा आपका डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आचार्य थे? रसवादी, अलंकारवादी, ध्वनिवादी या रीतिवादी? तो इसमें सही जवाब आपका बन जाएगा, आंसर बनेगा आपका ए। 8 का ए आंसर हो जाएगा रसवादी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी आलोचक कहले तो थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा है। जानते हैं काव्य की आत्मा को लेकर के विद्वानों में मतभेद हुआ और सब ने अपने अपने मत को एक तरह से कहें तो सपोर्टिंग किया कि काव्य की आत्मा यही हो सकता है। तो अलंकारवादी आचार्य जो थे वो भामा थे और इनका कहना था कि काव्य का आत्मा क्या होता है? अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रस को काव्य का मुख्य तत्व स्वीकार किया है? तो आंसर बनेगा 10 का आपका सी भरत मुनि। इन्होंने जानते हैं रस सिद्धांत दिया हुआ है, रस संप्रदाय की स्थापना करी है। तो रस को काव्य का मुख्य तत्व मानने वाले आचार्य हैं भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। तो हैं आपके आंसर बन जाएगा डी कुंतक। जो है कुंतक की ये उक्ति भी है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, और इन्होंने वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आनंद वर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व माना है? तो आनंद वर्धन किसको मानने वाले हैं काव्य का प्राण तत्व या काव्य की आत्मा कहें तो? 12 का आंसर बनेगा आपका ए आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है और इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने के पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो ये है आपके वामन जी। आंसर बन जाएगा सी। ये पांचों संप्रदाय आप याद कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे एक बार रिपीट करा दूं आपको, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आपके भरत मुनि। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हैं आपके भामा। और रस अलंकार रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हैं आपके वामन जी। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हैं आपके कुंतक। अगर वक्रोक्ति की देखें तो कौन है इसके संस्थापक? वो है कुंतक। और ध्वनि संप्रदाय के आचार्य कौन से हैं? तो हैं आपके ध्वनि संप्रदाय के कौन है? आनंद वर्धन। तो ये आप पांचों संप्रदायों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है रीतिरात्मक काव्य से किसने कहा है? तो आंसर बन जाएगा आपका वी। जानते हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन है। तो ये कोटेशन भी उन्हीं का है रीतिरात्मक काव्य से, यानी कि रीति ही काव्य की आत्मा होती है। 14 का आंसर बन जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? 15 कह रहा है भूषण भिन्न बिराजे कविता बनिता मित किसकी उक्ति है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी केशव दास की यह पंक्तियां हैं।
पूरी पंक्तियाँ आप जानते हैं, जैसे यद्यपि सुजात सुलक्षणी कविता बनिता मित और भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। ये पंक्तियाँ केशव दास की है। पूरी पंक्तियाँ मैं भूल रही हूँ। जैसे शुरुआत होती है कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुभरन सरस सुब्रित भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। आंसर बन जाएगा आपका 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, आचार्य क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो 16 का आपका आंसर बन जाएगा वो है डी, औचित्य संप्रदाय। देखिए ऊपर मैं रिवाइज कराई थी, तो ये औचित्य संप्रदाय छूट गया था, तो आप याद रख लेंगे। औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है आचार्य क्षेमेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 का आपका डी हो गया। 17 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, गुण संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? गुण संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 17 का आंसर बनेगा आपका ये रीति संप्रदाय को हम लोग गुण संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, मुख्य रूप से काव्य के कितने गुण माने गए हैं? तो काव्य के मुख्य रूप से कितने गुण माने जाते हैं? 3 ही माने जाते हैं। वो तीन गुण कौन कौन से होते हैं? ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तो ये आप याद रख लेंगे, ओज, माधुर्य और प्रसाद, ये 3 आपके गुण मुख्य रूप से माने जाते हैं। आंसर बन जाएगा आपका 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो अभी मैं ऊपर बताई ही हूँ, तो देख सकते हैं ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, तीनों आपके काव्य गुण हैं। औचित्य इसमें काव्य गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी। 20 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो वैसे तो मुख्य रूप से रसों की संख्या 11 होती है सर्वमान्य रूप में, लेकिन अभी यहाँ पे भरत मुनि के अनुसार पूछ रहा है, तो भरत मुनि ने सिर्फ अपने रस सूत्र में जो उन्होंने ग्रंथ लिखा भरत मुनि, उसमें उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। आंसर बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया, किस कर्मकृत में कल्पना का कौन सा कार्य नहीं है? तो प्रत्यक्ष वस्तु वर्णन, बिंब विधान, प्रतीक रचना और रचना। तो कल्पना का कार्य कौन सा नहीं है? तो आंसर बन जाएगा आपका 21 में सी, रचना करना कल्पना का काम नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें कल्पना के माध्यम से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचना तो हम यथार्थ में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 22 में पूछा गया, बिंब किसे कहते हैं? तो 22 का आंसर हो जाएगा, किसी अमूर्त के भाव को चित्रित करना ये क्या कहलाता है? बिंब कहलाता है। यानी कि किसी के मन की बात को या अपने मन की बात को हम इस रूप में प्रस्तुत करें कि जैसे ये लगे कि हमारे समक्ष उस जिस बात को हम बता रहे हैं वह एक चित्र सा हमारे मनोमस्तिष्क पे छा जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? बिंब होगा। यानी कि शब्दों का ऐसा चुनाव करके और भावों को क्या करना, चित्र रूप में प्रस्तुत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया, अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम है। तो यहाँ पे अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले अप्रस्तुत का जो प्रतिनिधित्व करेगा, जो प्रस्तुत होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रतीक हो जाएगा। यानी कि जब कोई नहीं हो और उसके जगह पे दूसरा काम कर रहा है, तो प्रतीक रूप में हम मान लेते हैं ना कि हाँ उनके जगह पे ये काम कर रहे हैं, तो उसी का वो प्रतीक बन करके काम करता है आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन बताने वाले आचार्य हैं। तो 24 का जो आंसर बनेगा आपका वो होगा भामा। भामा ने इन चारों को काव्य का मुख्य रूप से प्रयोजन माना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 24 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 में पूछा गया, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो ये तो काफ़ी प्रसिद्ध है, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछा भी गया है। तो 25 का आपका जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में पूछा गया, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो आंसर बन जाएगा 26 में
शांत रस का अस्थाई भाव क्या होगा? वो होगा आपका निर्वेद। आंसर नंबर बी 26 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 में पूछा गया है, आत्माभिव्यक्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन किसने माना है? यानी कि जो कुछ भी हमारे आत्मा में निहित हो उसको अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर देना काव्य का प्रयोजन है। इसको काव्य का प्रयोजन मानने वाले कौन से विद्वान हैं? तो आंसर बन जाएगा आपका सी, डॉक्टर नागेंद्र ने इसे यानी कि आत्माभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में अद्भुत रस का अस्थाई भाव है, तो 28 का आंसर बनेगा आपका सी, 20 में हो जाएगा अद्भुत रस का अस्थाई भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, काव्य रचना के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो काव्य रचना के लिए प्रतिभा, अभ्यास, अध्ययन, यानी कि ये सभी चीज़ें आवश्यक है। आंसर बन जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, काव्य के प्रमुख भेद कितने हैं? तो काव्य के मुख्य रूप से भेद कितने होते हैं? तो आंसर बनेगा आपका ए, काव्य के मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, निम्न में से कौन सा काव्य खंड मैथिली शरण गुप्त का नहीं है? तो ये आपका एक क्वेश्चन साहित्य से आ गया है। तो 31 का आपका जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, मौर्य विजय। ये बताएंगे आप कमेंट करके किनकी रचना है, बाकी ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महाकाव्य में नहीं होती है? तो सर्गबद्धता ये तो होता ही होता है, महान चरित्र नायक ये भी होता है, मनोरंजक काव्य शैली, उद्देश्य सिद्धि, यानी कि अगर देखें तो महाकाव्य की विशेषता मनोरंजक काव्य शैली नहीं होता है। आंसर बन जाएगा 32 का आपका सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है। 33 कह रहा है, किसने महाकाव्य की प्रमुख विशेषताओं में उदात्त तत्व को प्रमुखता दी है? यानी कि उदात्त तत्व होना चाहिए, ऐसा किसका मानना है? 33 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 में पूछ रहा है, प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं? तो प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो आंसर बनेगा आपका 34 का, वो होगा बी, 2 भेद होते हैं प्रबंध काव्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 में पूछा गया, निम्न में से कौन सा हिंदी का महाकाव्य नहीं है? तो कामायनी को महाकाव्य माना जाता है, साकेत को माना जाता है, रामचरितमानस को माना जाता है, लेकिन सूरसागर को महाकाव्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। आंसर बन जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 के बाद आते हैं हम 36 पे। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इसमें मैं कन्फ्यूज़न मुझे हो रहा है, रामचरितमानस को महाकाव्य माना गया है क्या? आप मुझे कमेंट करेंगे। एक बार इसे चेक कर लेंगे सी और डी में कौन सा आंसर सही हो रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ डाउट की स्थिति में आ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, खंड काव्य महाकाव्य का एक देशीय रूप होता है, यह परिभाषा किसकी है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर, खंडकाव्य महाकाव्य एक देशीय रूप होता है। 36 का आंसर बनेगा आपका डी। ये कथन है किसका? विश्वनाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 में पूछा गया, गे पद रचना को क्या कहते हैं? तो गे पद रचना को हम लोग क्या कहते हैं? 37 का जवाब बन जाएगा आपका बी, गीति काव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता गीति काव्य की है? तो मुक्तक शैली, एक भाव दशा, संगीतात्मकता, उपयुक्त सभी। तो 38 का जो जवाब होगा वो बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी गीति काव्य की विशेषता है। मुक्तक शैली होती है, एक भाव दशा होता है और संगीतात्मकता भी गीति काव्य की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस संदर्भ में है? तो ये 39 का जो जवाब बनेगा आपका वो होगा सी,
मुक्तक काव्य के संदर्भ में। और ये मुक्तक काव्य एक तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि किनके काव्य के संदर्भ में है, तो वो होगा आपके बिहारी की जो रचना है ना, बिहारी सतसई, उसी के बारे में ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 में पूछा गया है, प्रबंध काव्य को एक विस्तृत वनस्थली और मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता किसने कहा है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आंसर बनेगा आपका रामचंद्र शुक्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 40 नंबर का जो है। 41 में पूछा गया, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक काव्य माना गया है। तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक काव्य जो माना गया है 41 का, वो बन जाएगा आपका डी, बिहारी सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 में पूछा गया है, साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है, प्रेमचंद की सूक्ति से काव्य के किस प्रयोजन का संकेत किया गया है? यानी कि साहित्यकार का काम केवल मनोरंजन कराना ही नहीं होता है, बल्कि उसको मतलब एक तरह से कहें तो पाठक को अपने काव्य के माध्यम से उद्देश्य भी निश्चित करना होता है और उसे कुछ न कुछ संदेश देना होता है। तो 42 में जो आपका आंसर बन जाएगा वो होगा बी, कला जीवन के लिए, न कि सिर्फ कला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 के बाद 43 नंबर के क्वेश्चन आइए देखते हैं। 43 नंबर में पूछा गया है, मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही, यह पंक्ति किसकी है? यानी कि जो कला को कला के अर्थ में ही मानते हैं वो स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही, यानी कि वो कला को स्वार्थ के रूप में प्रस्तुत करके व्यर्थ ही करते हैं। तो 43 का जो जवाब बनेगा वो होगा आपका सी, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 में पूछा गया, संचारी भावों की संख्या है। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। आंसर बन जाएगा आपका 44 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखिए, 45 में पूछा गया है, सात्विक अनुभावों की संख्या है। तो सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी माने जाते हैं? वो है आपके 8। आंसर नंबर बी हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 में पूछा गया, भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद किसकी विवेचना करता है? तो भट्टलोलट का जो उत्पत्तिवाद है वो रस की विवेचना करते हैं। जानते हैं रस की विवेचना करने वाले 4 प्रमुख रूप से आचार्य हुए, भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक और आचार्य अभिनवगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 का आपका आंसर बन जाएगा सी। 47 देखते हैं, 47 में पूछा गया, आचार्य शंकुक ने रस से संबंधित किस सिद्धांत की स्थापना करी? तो वो है आपका शंकुक ने अनुमितिवाद की स्थापना करी है, रस से संबंधित जो सिद्धांत दिया है इन्होंने। 48 में पूछा गया, रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? तो 48 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, अभिनवगुप्त ने रस को आनंद स्वरूप माना है। 48 का आंसर बन जाएगा ए। 49 में पूछा गया, अभिव्यक्तिवाद के संस्थापक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर बताया है, अभिनवगुप्त हो जाएंगे। आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 के बाद से आते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन पे। 50 में पूछा गया है, भट्टनायक ने किस रस सिद्धांत की स्थापना करी? तो भट्टनायक का भुक्तिवाद है। आंसर बनेगा आपका सी, सही जवाब हो जाएगा सी। 51 में पूछा गया है, निम्न में से सात्विक अनुभाव नहीं है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो सात्विक अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है? अश्रु आता है, रोमांच आता है, स्वेद होता है, दैन्य सात्विक अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है। अभी हमने ऊपर देखा सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी होती है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 में पूछा गया, रस निष्पत्ति में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? तो रस निष्पत्ति में विभाव होता है, अनुभाव होता है, व्यभिचारी भाव होता है, समभाव का कोई स्थान रस निष्पत्ति में नहीं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53 में पूछा गया, विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति सूत्र कथन किस आचार्य का है? तो ये किसका है? तो आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र कथन है, भरत मुनि का है। आंसर बन जाएगा 53 का आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, भरत मुनि ने किस ग्रंथ में रस की विशद विवेचना करी है? तो भरत मुनि की रचना कौन सी है? वो आपका नाट्य शास्त्र, इसी में उन्होंने रस की विशद विवेचना की है।
55 में पूछा गया है किस आचार्य ने रस की संख्या 8 मानी है। तो अभी ये क्वेश्चन आप ऊपर देख चुके हैं, भरत मुनि। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है। तो अभी रसों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो 56 का जो आंसर बन जाएगा वो होगा आपका बी। 9 रस होते हैं और 2 रस और भी अगर भक्ति रस को और एक जो आता है आपका श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, इसको हम जोड़ लें तो 11 हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से कितने माने गए हैं अभी इसमें 9 ही माने गए हैं। आंसर बनेगा आपका बी। 57 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है अस्थाई भाव को जगाने वाला कारक क्या है। तो अस्थाई भाव को जगाने वाला कारक कौन सा होता है। तो वो होता है आपका अनुभाव। आंसर बनेगा ए। 57 का आंसर होगा विभाव होता है। अस्थाई भाव को जगाने वाला कारक कौन सा होता है। तो आंसर बनेगा डी विभाव। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 58 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा विभाव नहीं है। तो कौन सा इसमें विभाव नहीं है। तो जानते हैं विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें से कौन नहीं है। तो ये तो दोनों हैं ही, उपयुक्त दोनों, और आंसर बन जाएगा इसमें से कोई नहीं। आंसर नंबर डी। यदि पूछता कौन है तो आंसर बनता आपका सी। 58 का जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 59 में पूछा गया है निम्न में से किसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो व्यभिचारी भाव जो संचरण करते रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ये संचारी भाव को हम लोग व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। 60 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया शोक किस शब्द का अस्थाई भाव है। तो शब्द ने किस रस का, शोक किस रस का अस्थाई भाव है। तो किस रस का होता है शोक अस्थाई भाव। आप कमेंट करके मुझे 60 नंबर का आंसर ज़रूर बताएंगे और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कल इससे आगे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे कमेंट करके बताएंगे ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।